हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन किन किन रंगों का कैसा होता है और प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित जो हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं घटित होती है वो सभी की चर्चा आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे और पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। और सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पे आपतित होती है और आपतन के बाद परावर्तन के नियम का पालन नहीं करती है, मीन्स वो परावर्तन के बाद इधर उधर चली जाती है, तो इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे आपतित होती है या वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद अपनी मार्ग को परिवर्तित कर लेती है और परावर्तन के नियम का पालन नहीं करती है, तो इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन कब होगा? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद वह वहां से परावर्तित होकर के अपने दिशा को मोड़ देती है, यानी कि परावर्तन के नियम का पालन नहीं करती है, तो इस प्रक्रिया को ही प्रकाश के प्रकीर्णन कह देते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर अपनी दिशा जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर अपनी दिशा बदल लेती है अपनी दिशा बदल लेती है अपनी दिशा बदल लेती है और परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है और परावर्तन के नियमों का पालन परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है। ध्यान से समझिएगा, परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है और वस्तु से टकराकर अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेती है, मीन्स वहां पर परावर्तन के नियम का पालन नहीं करती है, तो इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में सबसे पहले जो बताया वो सर्वप्रथम टिंडल ने बताया था। टिंडल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होते हैं और उस धूल कण से जब प्रकाश की किरण टकराती है तो प्रकाश अपने मार्ग में परिवर्तित कर देती है, जिसके कारण वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इस प्रकीर्णन के कारण ही बहुत सारे घटनाएं घटित होती है, जैसे बादल जो होते हैं सफेद दिखाई देते हैं। बादल जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? सफेद दिखाई देता है। आकाश जो होता है वो नीला दिखाई देता है। ये इसी प्रकीर्णन के कारण होता है। लिखेंगे क्या? सर्वप्रथम टिंडल ने पता लगाया कि
सर्वप्रथम टिंडल एक वैज्ञानिक थे। टिंडल ने पता लगाया कि सर्वप्रथम टिंडल ने पता लगाया कि वायुमंडल, प्रत्येक दिशा में वायुमंडल में धूल के कण, वायुमंडल में धूल के कण तथा वायु के अणु, धूल के कण तथा वायु के अणु, धूल के कण तथा वायु के अणु प्रकाश किरणों का प्रत्येक दिशा में, प्रकाश किरणों का प्रत्येक दिशा में प्रकीर्णन करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रकीर्णन कौन करता है? तो सबसे पहले प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि आकाश में बहुत सारे धूल के कण और वायु के अणु उपस्थित होते हैं। जब प्रकाश की किरण इस वायुमंडल में जाता है तो उस धूल के कण और वायु के अणु से टकराता है। टकराने के बाद वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है। प्रकाश वो क्या होता है? प्रकीर्णित हो जाता है। उसके बाद लॉर्ड रेले ने इसके बारे में अध्ययन किया और बताया कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होती है वो किसी भी रंग के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से समझिएगा, लॉर्ड रेले ने बताया कि प्रकाश के प्रकीर्णन की जो तीव्रता होती है वो किसी भी रंग के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का मतलब जिसके पावर 4 होते हैं, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसे भी हम लोग लिखते हैं। लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है अर्थात आई व्युत्क्रमानुपाती 1/λ का पावर 4। ध्यान से समझिएगा, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ध्यान से समझिए, व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट? व्हेन a ray of light falls on any object, then it will not follow the law of reflection. It means diverges the direction of the reflection. This event is called the scattering of light. This event is called the scattering of light. First of all, Tyndall scientists study about this and said that
every particles of the air present in the atmosphere, and when light falls in atmosphere, then light will be scattered. And after that, Lord Rayleigh said that means intensity of light is inversely proportional to the fourth power of the wavelength of the light. मीन्स सबसे पहले जो टिंडल ने बताया कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स और जो एटम्स होते हैं एयर के, वो एटम्स क्या करते हैं कि लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, जिसके कारण प्रकाश जो होता है पूरी तरह से फैल जाता है। उसके बाद लॉर्ड रेले ने बताया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। मीन्स जो इंटेंसिटी है लाइट के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, बट फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। मीन्स वी कैन से दैट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ का पावर 4। एक बार फिर से इसे समझिएगा कि प्रकाश के प्रकिरण किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पे आपतित होती है, आपतन के बाद वहां से परावर्तन होने के बाद वो परावर्तन के नियम का पालन नहीं करती है, मीन्स अपने प्रकाश के मार्ग में परिवर्तन कर देती है, जिसके कारण जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कह देते हैं। इसके बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक टिंडल ने बताया कि ये वायुमंडल में जो धूल कण होते हैं, जो वायु के अणु होते हैं, ये प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। उसके बाद लॉर्ड रेले ने बताया कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होती है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, दैट इज I is inversely proportional to 1/λ to the power 4। मीन्स हम कहेंगे कि जिस कलर का वेवलेंथ अधिक होगा उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी। कैसे, ध्यान से समझिए। आप लोग पढ़े होंगे VIBGYOR, ये आप ध्यान से समझिएगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये इंटेंसिटी यानी कि वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रे, येलो एंड ऑरेंज। तो हम कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ रेड कलर इज वेरी लेस कंपेरिजन टू द ऑल कलर। कंपेरिजन टू द ऑल कलर मीन्स रेड का जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है बहुत ही कम होता है, इसीलिए तो इसे डेंजर के रूप में यूज करते हैं एज अ सिग्नल। एज अ सिग्नल हम डेंजर के रूप में रेड कलर ही क्यों यूज करते हैं? इसका मेन कारण है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ड्यू टू लेस स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ द रेड कलर इट इज यूज फॉर द डेंजर सिग्नल। तो चलिए हम इसको लिखते हैं एज एग्जाम्पल। अतः तरंगदैर्घ्य का मान जितना अधिक होगा, अतः तरंगदैर्घ्य का मान जितना अधिक होगा प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। ध्यान से समझिएगा। ये
फॉर्मूला याद रखिएगा, I is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴ में जितना किसी भी कलर का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उस कलर का इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होगा उतना ही कम होगा। हम विब्ग्योर पढ़े हैं, बैगनी, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। लाल रंग की जो तुलना में सभी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है कम है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है बहुत कम होता है। इसीलिए इसे खतरे के रूप में हम एज अ सिग्नल यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत लोग बीच में आ जाते हैं, तो प्लीज आप लोग शुरू से जरूर देखिए, समझने की कोशिश करिए। ये सिर्फ आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये आपके आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम होंगे उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज ए नॉलेज भी बहुत जरूरी है कि आखिर हम ऐसा क्यों रेड कलर ही यूज करते हैं एज अ डेंजर सिग्नल के रूप में। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में और डिटेल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, इसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो हम अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल आपको बताएंगे और दैनिक जीवन में जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसकी चर्चा करेंगे कि क्या क्या हैपन होता है हमारे दैनिक जीवन में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि बात करें लाल रंग के प्रकीर्णन, जैसे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम जबकि ये बैंगनी है या इंडिगो, हम कहेंगे बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। ध्यान से समझिएगा, ये ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए, विब्ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये याद रहेगा। और ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, जिसका वेवलेंथ अधिक होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं कि वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, वो सबसे कम होता है, जिसके कारण प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं, सम फेनोमेनन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, some phenomenon due to scattering of light।
ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सम फेनोमेनन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें पढ़ेंगे। बहुत इसमें इंपोर्टेंट एग्जाम्पल आपको बताएंगे, उस एग्जाम्पल को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं या कोई भी जनरली ये आपसे पूछ सकता है कि साइंस के स्टूडेंट है तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब आप लोग दीजिए। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कि किस तरह से हम लोग किसी भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल तो सबसे पहला बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। जो दैनिक जीवन में घटनाएं घटित होती है वो ये है कि आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज द रीजन ऑफ ब्लू ऑफ द स्काई, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई क्यों ब्लू कलर में दिखाई देता है। तो यदि आपसे ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे एग्जाम में तो सिंपल कहेंगे ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ब्लू कलर हैज द मोर वेवलेंथ, blue color has the less wavelength, so it has means scattered more, and due to more scattered sky is looking like a blue color means। ध्यान से समझिएगा, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो हम सिंपल रूप में कह सकते हैं कि आकाश नीला दिखाई प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश में तो बहुत सारे रंग होते हैं, तो ब्लू रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सभी रंगों के तुलना में कम होता है, और कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन प्रकाश का बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए इसे हम लोग लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाले श्वेत प्रकाश वायुमंडल में बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित छोटे छोटे अणुओं के साथ अन्योन्य क्रिया कर लेते हैं, अन्योन्य क्रिया कर लेते हैं, जिसके कारण विभिन्न रंगों का विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। नीला रंग की तरंगदैर्घ्य
नीला रंग की तरंगधैर्य नीला रंग की तरंगधैर्य लाल रंग की तुलना में बहुत छोटी होती है। नीला रंग की तरंगधैर्य लाल रंग की तरंगधैर्य से बहुत छोटी होती है। लाल रंग की तरंगधैर्य से बहुत छोटी है, इसलिए प्रकीर्णित हुई नीला प्रकाश की तीव्रता नीला प्रकाश की तीव्रता प्रकीर्णित हुई नीला प्रकाश की तीव्रता लाल रंग की तीव्रता से बहुत अधिक होती है। लाल रंग की तीव्रता से बहुत अधिक होती है। अतः आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। अतः आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। ध्यान से समझिएगा। अतः आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। अगर हम सिंपल रूप में कहें तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो कहेंगे जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में आती है तो वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे अणु वायु के प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। और जो प्रकाश में लाल रंग होता है, लाल रंग की तुलना में सभी रंग का तरंगधैर्य जो होता है बहुत कम होता है, और सबसे कम होता है नीला रंग का, जिसके वजह से नीला रंग का प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है। किसके तुलना में? तो लाल रंग की तुलना में। इसलिए आकाश नीला रंग का ही दिखाई देता है। याद रखिएगा, आकाश नीला रंग का दिखाई क्यों देता है? क्योंकि जब प्रकाश वायुमंडल में आती है तो वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 7 रंग में सबसे ज्यादा तरंगधैर्य कम जो होता है वो नीला रंग का होता है, और सबसे अधिक लाल रंग का होता है। तो सबसे कम तरंगधैर्य नीला रंग के होने के कारण प्रकीर्णन सभी रंगों से ज्यादा नीला रंग का होता है, इसलिए आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मीन्स इसी तरह से एक और हम लोग जानेंगे कि जो सूर्योदय होता है और सूर्यास्त, उस समय जो सूर्य होता है लाल क्यों दिखाई देता है। और एक और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि कभी कभी पृथ्वी के आकाश जो होता है काला दिखाई देता है, वो क्यों होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या कारण है आकाश काला दिखाई देना। आकाश काला क्यों दिखाई देता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो हम मिटाएंगे। आपसे सवाल किए थे कि आकाश काला क्यों दिखाई देता है। अभी तो हम बता दिए कि आकाश नीला दिखाई देता है, तो इसका कारण बता दिए। अब बताइए, व्हाई इज द स्काई लुकिंग लाइक ब्लैक, व्हाट इज द रीजन।
आकाश काला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग। चलिए हम आपको बता रहे हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा नोट के रूप में। उसके बाद बताएंगे पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण आकाश, अनुपस्थिति के कारण आकाश काला दिखाई देता है। आकाश कैसा दिखाई देता है? ध्यान से समझिएगा। इसको हम लिखते हैं यहां पर, आकाश काला दिखाई देता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, कंपटीशन में पूछता है, इसे याद रखिएगा कि क्यों आकाश काला दिखाई देता है। तो कहेंगे पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण आकाश काला दिखाई देता है। इसको और व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है। किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा। आकाश काला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो सिंपल है कि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण आकाश काला दिखाई देता है। क्योंकि वायुमंडल रहेगा ही नहीं तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं, और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तब कोई भी रंग दिखाई नहीं देगा, और जब कोई भी रंग नहीं दिखाई देगा तो बॉडी कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना। ध्यान से समझिएगा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्या कारण है? तो ध्यान से आप समझिएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो सिंपल याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसको हम लिखेंगे क्या? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के समय, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य और इसके चारों तरफ का वातावरण, सूर्य और इसके चारों तरफ का वातावरण सूर्य और इसके चारों तरफ का वातावरण लाल दिखाई देता है। लाल दिखाई देता है। ध्यान से समझिएगा।
सूर्य और सूर्यास्त के समय प्रकाश की किरणें जब सूर्य से निकलती है तो लाल दिखाई देती है, ऐसा क्यों? तो कहेंगे कि सूर्य और सूर्योदय के समय प्रकाश लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण प्रकीर्णन कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन कम होता है, जिसके कारण सुबह और शाम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है उसके चारों तरफ का जो लालिमा होती है वो प्रकीर्णित होती है लाल रंग का। चूंकि वो दूर से दिखाई देता है, प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए दूर से दिखाई देता है। बाकी जो रंग होते हैं वो अधिक प्रकीर्णित होते हैं, इसलिए हमारे पास आने में समय लगता है और बीच रास्ते में वो दिखाई क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए सूर्य का तरंगदैर्घ्य अधिक मीन्स लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इसलिए जहां से सूर्य का प्रकाश निकलता है वहां से वो लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। बादल सामान्यतः सफेद होते हैं। बादल सामान्यतः सफेद होते हैं, क्यों? बताइए आप लोग। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ लीजिए कि पृथ्वी के वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण आकाश काला दिखाई देता है। मीन्स ड्यू टू एटमोस्फेयर, ड्यू टू पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति, ड्यू टू absence of the atmosphere, sky is looking like a black because no any dust particles, no any air particles are present in the atmosphere and scattering of light. Means जो एटमोस्फेयर होते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बट ड्यू टू absence of the atmosphere there is no presentation of the atoms of the air and dust particles and there is no scattering of light. वहां पे scattering of light नहीं हो पाता है। So due to absence of the atmosphere sky is looking like a black दिखाई देता है। And next, what is the region of sunrise and sunset is looking like a red color because due to scattering of light. Red color has the more wavelength, greater wavelength comparison to the other color. Due to greater wavelength, scattering of light of the red color is very less, and due to less scattering of light we can see the reddish color of the sky in the morning and evening, means in the sunset and in the sunrise. And next question, what is the region of the cloud will look like white? जो बादल होते हैं सामान्यतः सफेद होते हैं। व्हाट इज रीजन, इसका रीजन क्या है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए सफेद कब होगा? जब बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। बादल जो होते हैं, क्लाउड्स आर मेकिंग ऑफ एंड डस्ट पार्टिकल्स एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड ड्यू टू डस्ट पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉपलेट्स it has no reflection of light. वहां पे लाइट को रिफ्लेक्शन नहीं होने देते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। और जब लाइट ऑब्जर्व होता है
तो उस कंडीशन में वो व्हाइट दिखाई देता है। चलिए इससे हम लोग लिखते हैं और समझते हैं। बादलों में धूल के कण और पानी के बूंदे उपस्थित होते हैं। बादलों में धूल के कण और पानी के बूंदे उपस्थित होते हैं। पानी के बूंदे उपस्थित होते हैं। सूर्य से आती प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में सूर्य से आती प्रकाश की तुलना में इनका आकार बहुत बड़ा होता है। इनका आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए उनमें प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत अल्प मात्रा में होती है। इसलिए उनमें प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत अल्प मात्रा में होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत अल्प मात्रा में होती है, इसलिए बादलों द्वारा प्राप्त आकाश में हमें सभी रंगों के प्रकाश प्रकाश प्राप्त होते हैं। हमें सभी रंगों का प्रकाश प्राप्त होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें लगभग श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। हमें श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए बादल सामान्यतः सफेद होते हैं। इसलिए बादल सामान्यतः सफेद होते हैं। ध्यान से इसे समझिएगा। बादल में बहुत सारे धूल कण और पानी के बूंदे उपस्थित होते हैं, जिसके कारण जब प्रकाश की किरण उस बादल पे आतीत होती है तो बहुत अल्प मात्रा में प्रकाश का प्रकीर्णन करती है, जिसके कारण आकाश में हमें श्वेत प्रकाश ही प्राप्त होता है। और श्वेत प्रकाश प्राप्त होने के कारण बादल सफेद दिखाई देता है। बादल हमेशा सामान्यतः क्या होता है? सफेद दिखाई देता है। तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो खतरे का निशान होता है लाल रंग का ही क्यों हम करते हैं और दूसरे कलर का क्यों नहीं करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे।
चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चौथा पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। खतरे का निशान लाल रंग के क्यों होते हैं? ध्यान से समझिएगा। खतरे का निशान लाल रंग के होते हैं। खतरे का निशान लाल रंग के होते हैं। क्यों? इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, वो अन्य रंगों की तुलना में बहुत अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन अन्य रंगों की तुलना में बहुत कम होता है। इसलिए लाल रंग खतरे के निशान में प्रयोग किया जाता है। ड्यू टू scattering of red light is very less comparison to the other color, because wavelength of the red light is greater than the other color, and due to greater wavelength its scattering of light is very less than to the other color। मीन्स लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है बहुत अधिक होता है, और ड्यू मीन्स अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन जो होता है बहुत कम होता है। सो वी कैन से दैट रेड कलर इज यूज फॉर डेंजर सिग्नल। Why? Because red color has the greater wavelength comparison to the other color, and due to greater wavelength, its intensity of the scattered light is very less comparison to the other color, so it is used for the danger signal। चलिए हम लोग लिखते हैं इसको। जब प्रकाश चिन्ह या सिग्नल पर पड़ता है, जब प्रकाश चिन्ह या सिग्नल पर पड़ता है, जब प्रकाश चिन्ह या सिग्नल पर पड़ता है तो लाल रंग की तुलना में लाल रंग की तुलना में सभी अन्य रंग अधिक मात्रा में सभी अन्य रंग अधिक मात्रा में प्रकीर्णित हो जाते हैं, अधिक मात्रा में प्रकीर्णित हो जाते हैं। इसलिए सबसे कम प्रकीर्णित होने वाली लाल रंग दूर से दिखाई देता है। दूर से दिखाई देता है। ध्यान से समझिएगा, दूर से लाल रंग ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है और अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन सभी रंगों की तुलना में बहुत कम होता है। और जब प्रकीर्णन बहुत कम होता है तब
हम इसे दूर से देख सकते हैं। जो दूर से रंग दिखाई देता है उसी रंग को खतरे के रूप में प्रयोग करते हैं। तो लाल लाल रंग जो होता है प्रकीर्णन इसका कम होता है, इसलिए ये दूर से ही दिखाई दे देता है। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रमन प्रभाव और रमन प्रभाव के अनुप्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, रमन प्रभाव के बारे में आप लोग जानिए। रमन प्रभाव जिसे हम लोग रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। रमन इफेक्ट। रमन प्रभाव, रमन प्रभाव है क्या? ये भारतीय वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर सीवी रमन। क्या नाम है? प्रोफेसर सीवी रमन, चंद्रशेखर बैकेंट रमन इनका पूरा नाम है। प्रोफेसर सीवी रमन सन 1928 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी रमन ने प्रकीर्णित प्रकाश के बारे में अध्ययन किया। प्रकीर्णित प्रकाश के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है तो उसमें उन प्रकीर्णित रंगों के साथ और छोटे छोटे रंग भी प्रकीर्णित होती हैं। ये उनका तरंगदैर्घ्य उनके तुलना में भी बहुत अधिक होती है, उनके तुलना में बहुत अधिक होती है, जो बाकी जो सातों रंग के साथ प्रकीर्णित होती है। इन रंगों के बारे में सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी रमन ने देखा और उनको नाम रख दिया क्या? रेले रेखाएं। जो रेखाएं उस प्रकीर्णित प्रकाश के साथ छोटे छोटे रेखाएं बनकर के निकल रही हैं, उस रेखाओं को उन्होंने नाम दिया रेले रेखाएं। इस रेले रेखाएं के बारे में सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी रमन ने देखा और देखने के बाद उसके बारे में बहुत अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पे निकाले कि कोई भी परमाणु, चाहे वो डाई एटॉमिक हो, मोनोएटॉमिक हो या पॉली एटॉमिक हो, मीन्स एक परमाणु, द्विव परमाणु और बहु परमाणुओं के बारे में अध्ययन करने में उनको सुविधा प्राप्त होने लगी। बहुत सारे वैज्ञानिक इसके प्रभाव को लेने लगे अध्ययन करने के लिए। इसीलिए इस प्रभाव को हम लोग रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। और इसी प्रभाव के लिए सबसे पहले भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी रमन को 1930 ईस्वी में मिला। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। सन 1928 में भारतीय वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी रमन ने प्रकीर्णित प्रकाश के वर्णक्रम का अध्ययन किया। प्रकीर्णित प्रकाश के वर्णक्रम का अध्ययन किया। प्रकीर्णित प्रकाश के वर्णक्रम का अध्ययन किया। प्रकीर्णित प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रकीर्णित प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रकीर्णित प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कुछ तीव्र रेखाएं उसी आवृत्ति की कुछ तीव्र रेखाएं
उसी आवृत्ति की पाई जाती है। उसी आवृत्ति की पाई जाती है जो आपतित प्रकाश पुंज की होती है। जो आपतित प्रकाश पुंज की होती है। जो आपतित प्रकाश पुंज की होती है, इनको रैले रेखाएं कहा गया। इनको रैले रेखाएं कहा गया। इनको रैले रेखाएं कहा गया। इन रेखाओं के निकट परिवर्तित इन रेखाओं के निकट परिवर्तित आवृत्तियों की कम तीव्रता आवृत्तियों की कम तीव्रता की कुछ अन्य रेखाएं भी प्राप्त होती हैं। कम तीव्रता की कुछ अन्य रेखाएं भी प्राप्त होती हैं। कुछ अन्य रेखाएं भी प्राप्त होती है। इन रेखाओं की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से इन रेखाओं की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कम या अधिक होती है। कम या अधिक होती है। इन अतिरिक्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं को रेखाओं को सर्वप्रथम वैज्ञानिक रमन ने ही देखा था। स्पेक्ट्रमी रेखाओं को सर्वप्रथम वैज्ञानिक रमन ने ही देखा था। सर्वप्रथम वैज्ञानिक रमन ने ही देखा था, इसलिए इनको रमन रेखाएं कहते हैं। इसलिए इनको रमन रेखाएं कहते हैं तथा यह घटना रमन प्रभाव कहलाती है। रमन रेखाएं कहते हैं, दिखाई दे रहा है ना, कहते हैं तथा यह घटना रमन प्रभाव कहलाती है। तथा यह घटना रमन प्रभाव कहलाती है। यह घटना रमन प्रभाव कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, जिस तरह से हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, इनविटेशन एक आदमी का आता है
और उसके साथ छोटे छोटे बच्चे भी चले जाते हैं और वहां पर उस चीज को ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन वहां पर जरूर ध्यान दिया जाता है जहां प्लेट सिस्टम का भोजन चलता है। जैसे 100 आदमी का व्यवस्था किया गया है और वहां पर 100 आदमी का इनविटेशन दिया गया है और वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी चले जाएं तो वहां पर ध्यान दिया जाता है बच्चों को कि बच्चे प्लेट आप एक ही प्लेट में शेयर करके खा लीजिए। तो वहां पर इस चीज को देखा जाता है। बाकी जो शादी वगैरह होता है उसमें नहीं देखा जाता है। ठीक उसी तरह से जब प्रकाश की प्रकीर्णित प्रोफेसर सीवी रमन ने वर्णक्रम का अध्ययन कर रहे थे। वर्णक्रम में 7 रंग होते हैं और 7 रंग तो सब वैज्ञानिक देखा, लेकिन जो प्रोफेसर वैज्ञानिक सीवी रमन भारतीय वैज्ञानिक थे उस वर्णक्रम का अध्ययन किए और अध्ययन के उपरांत उन्होंने देखा कि इस वर्णक्रम के साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं भी उसी आवृत्ति की जा रही हैं जिस आवृत्ति की वर्ण रेखाएं हैं। उन्होंने इस रेखाओं के नाम रैले रेखाएं दे दिए, रैले रेखाएं का नाम दे दिए और उन्होंने अध्ययन करके बताया इन रैले रेखाएं का जो तीव्रता होती है इस वर्णक्रम रेखाएं की तीव्रता से कम या ज्यादा हो सकता है। इन रेखाओं को सबसे पहले सीवी रमन ने देखा, इसलिए इसे हम रमन रेखाएं के नाम से जानते हैं और इसका जो प्रभाव पड़ा उसे प्रभाव को रमन प्रभाव का नाम दे दिए। इसी प्रभाव के कारण सन 1930 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि रमन प्रभाव का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ये छोटा सा टॉपिक है, इससे बताने के लिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम लोग रमन प्रभाव के अनुप्रयोग की बात करेंगे। बहुत ही छोटा है, आप रमन प्रभाव जान गए, समझ गए और ये भी जान गए कि ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे प्रोफेसर सीवी रमन और इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ 1930 ईस्वी में। आखिर ये रमन प्रभाव का अनुप्रयोग क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आपको पहले भी बताया है कि रमन प्रभाव के द्वारा किसी भी द्विपरमाणु बहुपरमाणु के अणु जो होते हैं उनकी संरचनाओं के अध्ययन करने में सुविधा होती है। इसी प्रभाव के कारण जितने भी परमाणु अणु परमाणु हैं उनकी संरचनाओं का अध्ययन इस विधि से किया जाने लगा। तो चलिए हम बात करते हैं रमन प्रभाव के अनुप्रयोग। रमन प्रभाव के अनुप्रयोग। रमन प्रभाव के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ रमन इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ रमन इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ रमन इफेक्ट तो कहेंगे यह द्विपरमाणु तथा बहुपरमाणु या द्विपरमाणु तथा बहुपरमाणु द्विपरमाणु तथा बहुपरमाणु अणुओं की संरचना के विषय में अणुओं की संरचना के विषय में अणुओं की संरचना के विषय में सूचना प्राप्त करने का
सूचना प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। एक महत्वपूर्ण साधन है। चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो ध्यान से इसे आप समझिए कि रमन प्रभाव का प्रयोग कहां करते हैं। रमन का प्रभाव का प्रयोग द्वीप परमाणु का मतलब जिसमें दो परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, बहुपरमाणु जिसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, उनकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करने में हमें बहुत ही सुविधा होती है। इस रमन प्रभाव के कारण ही हम उसकी संरचना के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो ये था रमन प्रभाव। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन, और प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित जो दैनिक जीवन में घटनाएं थी उसके बारे में पढ़ चुके हैं, और रमन प्रभाव के बारे में पढ़े और रमन प्रभाव के अनुप्रयोग। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग एक से एक नए नए टॉपिक, नए नए वीडियो के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए फिर हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।